हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल जय गुरु एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 आरंभी नगर। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कब, कहाँ और कैसे, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे पहले का मानव कैसे रहता था, कहाँ रहता था, क्या पहनता था, ये पढ़ा। इसमें हमने कैसे पढ़ा कि ये लोग कहाँ रहते थे, नदी किनारे रहते थे और जंगलों में आखेट करने के लिए जाते थे। दूसरे चैप्टर में हमने भोजन के लिए संघर्ष पढ़ा उनका, कि भोजन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और धीरे धीरे उन लोगों ने गेहूँ जौ जैसी फसलें उपजाना भी शुरू कर दिया था। और आज हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर जिसमें हमें हड़प्पा के बारे में पढ़ने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, ये सब हम इनमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समय बर्बाद न करते हुए। तो पहले हम पढ़ेंगे आपका हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। कोई भी हम जब पुरानी इमारतों के पास जाते हैं या वहाँ का निरीक्षण करते हैं तो हमें कुछ न कुछ बताती है। तो लगभग क्या था, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो ये ऐसा खंडहर था जहाँ से हमें अच्छी ईंटें भी मिली गया। तो यह सोचकर वहाँ के लोगों ने, यानी कि पुरातत्वविदों ने सोचा कि हजारों ईंटें उखाड़ लेंगे वो लोग। तो उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन भी बिछी है यहाँ पे। तो कई साल इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद क्या हुआ, 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढ निकाला गया। खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है गहरा। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, उस नगर का नाम था हमारा हड़प्पा, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ये आप सभी को पता होगा। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि इन शहरों का निर्माण, यानी कि सबसे पहले शहरों का निर्माण कितने साल पहले हुआ था। तो आप कहेंगे 4700 साल पहले। ठीक है, ये वाला ये आंसर आपको यहाँ पर से हमारा एक क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। किसकी? हड़प्पा के नगरों की। तो देखते हैं इन नगरों में से कई को तो 2 या इससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था। पश्चिम वाला भाग क्या था? छोटा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता, कथन और विचार में आता है कि ये क्वेश्चन कि आपसे सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपसे ये अगर पूछा जाए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कि पश्चिम भाग बहुत छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व ने नर्गदुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो अगर ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऊपरी वाला हिस्सा था, यानी कि जो ऊंचाई वाला भाग था, उसको क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे नगर दुर्ग। ठीक है, और जो निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा। जो ऊंचाई वाला था उसको नगर दुर्ग कहा। देखते हैं यहाँ पे ये नगर दुर्ग लिखा है ना, ये वाला, इसको उन्होंने नगर दुर्ग कहा, और जो निचला हिस्सा था उसको उन्होंने निचला नगर कहा। ठीक है, ये वाला। दोनों हिस्सों में 4 दीवार की पक्की ईंटें बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक इसकी दीवारें खड़ी रही। ठीक है, कुछ नगरों में नगर दुर्ग की कुछ इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में कुछ खास तालाब बनाए गए थे। यानी कि तालाब और स्नागार हमें कहाँ मिलते हैं? सबसे बड़ा स्नागार, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो आप कहेंगे कि हमें ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया था। किसका? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया था। किसको? तालाब को बनाने के लिए। इसमें पानी का रिसाव रोकने के प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये कथन और विचार में ये क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या थी, सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी जिसके चारों कमरे बनाए गए थे कह। ठीक है, ये चारों कमरे भी बनाए गए थे कह। इसमें भरने के लिए पानी के कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था वगैरह। सफाई भी साथ साथ में हो जाया करती थी। ठीक, फिर देखते हैं आगे। थोड़ा सा मैप के द्वारा भी हम इसको देख सकते हैं।
इसको हम थोड़ा सा मैप के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, आपसे अगर पूछा जाता क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, आप कहेंगे पाकिस्तान में है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ नगर। ये आपका सुरकोंडा है, ये आपका, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये चन्नोदड़ो है, इनकी एक एक करके हम बाद में पढ़ेंगे इनको। ये आ रहा हमारा हड़प्पा। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ नगर था। दो के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ नगर था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ नगर था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो आ जाएगा राखालदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कालीबंगा और लोथल जैसे, ये देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से भी हमें अग्निकुंड मिले। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिले, तो आप कहेंगे कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य। इनको नोट करते भी जाइए, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको एक नोटबुक लेके आप लोग नोट भी करते जाइए। ठीक है, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों से हमें बड़े बड़े भंडारगृह मिले। अगर क्वेश्चन में आता है कि बड़े बड़े भंडारगृह कहाँ से मिले, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है, इसको भी नोट करते जाइए। ये सबसे बड़ा महान स्नानगार था वहाँ का, कहाँ का, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, ये है महान स्नानगार जो हमें मोहनजोदड़ो से मिला था। ये दिख रहा है आपको, ये है, ये मोहनजोदड़ो का है। ठीक है, आगे देखते हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे गहरा, इन्हें सावधान से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी और ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके होने के कारण जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे। ठीक है, जिसके जरिए सफाई की जा सके। मेन होल मतलब जो जहाँ पर जो बने होंगे उसके बीचों बीच में मेन होल बने जाते थे, जिससे उठा के उसकी सफाई कर सके। ढक्कन लगा होता था, उसमें सफाई हो सके। ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये हुआ मेन होल। ठीक है, इसको उठा के सफाई कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नगरीय जीवन कैसा था उनका। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी गहरा। वो लोग खास इमारतों की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक भी थे। यहाँ क्या थे, दूर दूर से धातु, बहुमूल्य और अन्य उपयोगी चीज़ें भी मंगाई जाती थी। लिपिक भी होते थे जो मोहरम पर लिखते थे, साथ में अन्य चीज़ों पर भी लिखे होते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो घरों और किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाए देते थे। यानी कि उस टाइम में भी फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी गहरा, तो लोग अपना काम क्या करते थे, उन फैक्ट्रियों में भी करते थे गहरा। यहाँ कहने का मतलब है कि सुदूर देशों में किस्से, कहानी, मिट्टी से बने खिलौने सब मिलते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, अपना उद्योग धंधों में भी काम करते। स्त्री पुरुष दोनों वहाँ काम करते थे। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये खिलौने बने हुए हैं। तो मिट्टी के बने खिलौने होते थे, टेराकोटा के बने, पक्की मिट्टी टेराकोटा से बने हुए ये खिलौने होते थे। दिख रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय वो नहीं करते, मेन पढ़ते हैं। आगे देखते हैं फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से हमें प्राप्त हुई। पुरातत्व को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पंख, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई जाती थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके और बाट और फलक है गहरा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वहाँ से क्या क्या मिली गहरा हमको, तो लोथल से, कालीबंगा से ये हमें मन की बाट भी मिली गहरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे गहरा। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे। यह आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस रंग से डिजाइन
करे हुए मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो आप कहेंगे काले रंग से डिजाइन करे हुए लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, यानी कि लाल मिट्टी का बर्तन होता था उसमें काले रंग। अब आगे बढ़ते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, ये आ रहा ना गुजरात। अब कहते हैं कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करा जाए तो कैसे होगा। तो कच्छ के इलाके में जो खादिर बेट के किनारे, ये है ना, कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था गहरा और जमीन बहुत उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में व्यक्त थे, लेकिन धौलावीरा ही एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। यहाँ से कुछ अवशेष हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों तथा पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष था क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पे पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक अन्य उपनदी के किनारे पर बसा हुआ नगर क्या था? लोथल नगर। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहरबंदी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है? लोथल का बंदरगाह है। लोथल बंदरगाह कहते हैं, लोथल का नहीं, सॉरी, लोथल बंदरगाह है। दिख रहा है, यह एक बड़ा सा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा गहरा, और यहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाले नॉर्वे लिखा है, नॉर्वे रुकती थी गहरा, और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा गहरा। इसी रास्ते से क्या होता था? माल आता जाता होगा गहरा, इसी बंदरगाह के। ठीक है, फिर पढ़ते मुद्रा। मोहरों का प्रयोग सामान्य से भरे उन डिब्बों, थैलों में चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी, यानी मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि मोहरबंदी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मोहर की छाप को ही हम मोहरबंदी कहते हैं। यानी कि क्या करते थे वो? सील करने के लिए गीली मिट्टी को पोत कर उन पर मोहर लगा दी जाती थी। ठीक है, ये इसको सील करने का तरीका था उनका। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ कह रहा। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो से सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों में झुग्गीनुमा घर बनाए गए। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी, ये अनुमान लगाते हैं। कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती होगी। उसके अलावा मनुष्यों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घासों वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन से स्पष्ट यह नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में होता है, पूरे में तो नहीं होता ना। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियों में उजड़ गई थी। क्या कह रहा? सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण के नई और छोटे बस्तियों में जाकर बस गए थे। लगभग 1400 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तक तो हमने ये पढ़ा आपके बारे में कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसका अंत। तो कई कारण बताए गए, लेकिन स्पष्ट कारण अभी भी नहीं पता है, लेकिन लोगों का अनुमान है। तो ये क्वेश्चन भी कथन और विचार में जरूर आते हैं। तो इसे आप ये चैप्टर को बहुत ही गहन तरीके से पढ़िए, जिससे एक ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे समझ में आ जाए। तो आज के लिए
ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चैप्टर हमारा 3rd चैप्टर आरंभी नगर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। ये इन आयताकार मोहरों के सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। किसके मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब आगे देखते हैं। संभवतः ये चित्र में आपको दिख रहा है ना, ये चांदी की मूर्ति, चांदी के वस्त्र पहने हुए मूर्ति है। ठीक है, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई? तो आप कहेंगे मेहरगढ़ में। ठीक है, सबसे पहले मेहरगढ़ में ही कपास की खेती हुई। ठीक है, ये कपास की खेती कहाँ होती थी सबसे पहले? तो आप कहेंगे मेहरगढ़। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए भी मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी सूत कताई का संकेत भी मिलता है। तो ये हमको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। चांदी की मूर्ति बनी है, ये कहाँ मिलती है हमको? मोहनजोदड़ो। आगे पढ़ते हैं। फेयंस पढ़ लेते हैं। फिर फेयंस के बारे में पढ़ते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं यहाँ, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कह रहा बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण की गोंद से मिलाकर इनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय किस रंग के होते थे? नीले और समुद्री हरे रंग के होते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि चिकनी परत के रंग प्राय किस रंग के होते? तो आप कहेंगे नीले या हल्के हरे रंग के होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। फिर आया कच्चा माल। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए हुए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज से राजस्थान से करते थे। कह रहा तांबे का कहाँ से होता था आयात? राजस्थान से होता था। यहाँ से भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान से और राजस्थान से हमें क्या मिलता था? तांबा का आयात होता था। कांसा बनाने तथा तांबे के साथ सिलाई वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से। टीन का पूछा जाए तो आप कहेंगे ईरान से। ठीक है, अफगानिस्तान से भी किया जाता था टीन का। सोने का कर्नाटक से और बहुमूल्य पदार्थ का गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये सब क्वेश्चन आपके मैथ फॉलोइंग में बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ऐसा नहीं कि लोग नगरों में ही रहते थे, यानी कि गांव से ही नगर बनता है। गांव नहीं होंगे तो आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। सारे अनाज तो गाँव में ही होते हैं, पशुपालन का काम भी गांव में ही होता है। तो ये गांव से ही शहर बनता है, कहने का मतलब बिना गांव के हमारा नगर नहीं हो सकता। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही इन शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों, खानों को सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें पैदा करते थे। तो आप कहेंगे गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। उस टाइम के लिए ये एक बहुत नई बात थी। कह रहा हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं, क्योंकि लकड़ी के बने हुए थे वो हल थे, तो जिससे कारण वो सड़ गए होंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ लोगों ने
कुछ तरीके अपनाए थे। संभवतः पानी का संचय क्या हो जाता होगा, जरूरत पड़ने पर वो फसलों की सिंचाई की जाती थी, यानी कि जो बचा हुआ पानी यानी कि स्टोर किया हुआ पानी होता था उससे वो सिंचाई करते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास और चारागाह भी होते थे, लेकिन सूखे महीनों